अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा अपील वाला जो चैप्टर था, पहले हमने रिटर्न्स पढ़ ली। ठीक है कि रिटर्न्स कैसे करनी है, किस तरह से करनी है, क्या क्या होता है, सारा कुछ रिटर्न्स का चैप्टर हमने पढ़ ली। उसके बाद हमने चैप्टर शुरू किया था असेसमेंट का, वो हमने कर ली थी। उसके उसी चैप्टर में एक अपील का चैप्टर टॉपिक था, यानी एक सब चैप्टर का। तो उसमें एक अपील होती है कमिश्नर अपील को, एक अपील होती है जनाब एपलेट ट्राइब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू। ये हमने पढ़ ली, ये हमने पढ़ ली। एक अपील होती है हाई कोर्ट को, ठीक है। ये हमने अभी पढ़नी है आज। और उसके बाद एक अपील होती है जनाब सुप्रीम कोर्ट को। ये अब सिलेबस में से ख़त्म कर दी गई है, क्योंकि ये जनाब चली गई हुई है। अगर कहें तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, उसी की जो है कॉपी थी, जो कि हमारे अब सिलेबस में नहीं है। अब आखिरी जो है वो हम पढ़ेंगे, जो है अगर हम अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की तरफ जाते हैं, और उसका यहाँ पे एक नाम दिया गया है, कोई एक कमेटी बना लेती हैं, ठीक है। तो अब हम उसको पढ़ेंगे। लें जी, हम हाई कोर्ट स्टार्ट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट तो नहीं पढ़ना, तो उसके बाद अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, और उसके बाद 124 एक सेक्शन है अपील इफेक्ट आर्डर। ये तीन हम पढ़ेंगे और हमारा इंशाल्लाह ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, मैंने कोई ख़ास नहीं करना, जो मैं आपको पढ़ाता जा रहा हूँ आपने इसी चैप्टर में उसको क्या करना है, साथ साथ उर्दू लिख लेनी है और वही तैयार करना है। मतलब यानी कि आप उसको रिप्रोड्यूस कर सके। एक दफ़ा इंग्लिश पढ़े, साथ में आप उर्दू जो है लिखते आएंगे, ठीक है। अब जनाब हाई कोर्ट के में अपील करने जा रहे हैं। हमने देखा था जब कमिश्नर अपील के पास जाते हैं तो जो एग्रीव्ड पार्टी होती है सिर्फ वही करते हैं, लेकिन जब कमिश्नर अपील का फैसला आ जाता है और उससे बंदा आम टैक्स पेयर मुतमिन ना हो, वो अपील पे चला जाता है। और अगर कमिश्नर जो है वो कमिश्नर अपील के फैसले से, कमिश्नर एफबीआर वाला अगर मुतमिन नहीं है, तो वो भी एपलेट ट्राइब्यूनल जा सकता है। एपलेट ट्राइब्यूनल पे जब हम पहुंच गए तो अगर तो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट की बात है, ठीक है, तो ये आखिरी फोरम था। लेकिन अगर क्वेश्चन ऑफ लॉ है, ठीक है, तो हम आगे किसकी तरफ जा सकते हैं, हाई कोर्ट की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। जो है अगर क्वेश्चन फैक्ट हो तो वो मैंने बताया था आपको कि वो आखिरी फोरम है, कौन से वाला, एपलेट ट्राइब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू। ले जी हम पढ़ते हैं। ठीक है, वो कहता है कि आपने हाई कोर्ट में जाना है तो क्या क्या रिक्वायरमेंट है, वो हम पढ़ने लगे हैं जनाब। जो है अग्रीव्ड पर्सन या कमिश्नर वो एप्लीकेशन देगा, एक स्टेटमेंट लिखेगा हाई कोर्ट को। 90 दिन के अंदर अंदर जब उसको फैसला मिलेगा, पिछला एपलेट ट्राइब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू का जब उसको ऑर्डर मिलेगा, फैसला मिलेगा, तो उसके 90 डेज के अंदर अंदर वो हाई कोर्ट में एक स्टेटमेंट जमा कराएगा। स्टेटमेंट में क्या क्या शामिल होगा वो नीचे पढ़ लेते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन जो है वो प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म पे होगी और उसमें क्वेश्चन ऑफ लॉ भी लिखा हुआ होगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पे तो एपलेट ट्राइब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू आखिरी था। क्वेश्चन ऑफ लॉ की बात है तो आगे हाई कोर्ट की तरफ चलते हैं। एप्लीकेशन जो है उसकी फीस 100 रुपये है, लेकिन कमिश्नर अगर जाता है तो कमिश्नर के लिए कोई फीस नहीं, यानी टैक्स पेयर के लिए फ़ीस है, कमिश्नर के लिए कोई फ़ीस नहीं। आपने ये उर्दू में लिखने आना है, आपको तैयार होता जाएगा। वो जो स्टेटमेंट हाई कोर्ट में जमा कराएगा उसमें एक लिखे होंगे जनाब ये हालात थे और एपलेट ट्राइब्यूनल ने ये लिखा है, यानी ये फैक्ट्स थे, एपलेट ट्राइब्यूनल ने ये डिटरमिन किया है उसको, लेकिन मेरे मुताबिक तो ये बनता है। तो क्वेश्चन ऑफ लॉ जो अराइज होता है वो ये तीन चीज़ें उसमें लिख देंगे। अच्छा, एप्लीकेशन के बाद हाई कोर्ट वाले देखेंगे
ठीक है, एप्लीकेशन के बाद हाई कोर्ट वाले देखेंगे कि क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइज होता है। अगर तो क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइज होता है तो इसको अप्रूव करेंगे, हाँ जी हम केस को सुनते हैं। और कम से कम एक बेंच सुनेगा हाई कोर्ट का, और उस बेंच में कम से कम 2 हाई कोर्ट के जजेस होंगे। ठीक है, हमें ये वाली बात पता चल गई। आगे चलते हैं। ठीक है, हाई कोर्ट जो है वो क्वेश्चन ऑफ लॉ को सुनेगा और फिर उस पर फैसला सुनाएगा और उसकी एपलेट ट्राइब्यूनल को कॉपी भिजवा देगी हाई कोर्ट। ठीक है, ओके। अब वो आगे पूछ रहा है 6 और 7 में, ठीक है, कि क्या स्टेटस होगा अगर एपलेट ट्राइब्यूनल ने कहा कि जनाब इसको 6 लाख रुपए दो या 6 करोड़ रुपए दो, तो वो उसका स्टेटस क्या होगा। हमें पता है, ठीक है, कि चाहे हम अपील के लिए जाएं तो पैसे पहले जमा करवाने होते हैं, यहाँ भी यही है। तो टैक्स शैल स्टिल बी पेएबल। ठीक है, ट्राइब्यूनल ने जो कहा, जो ट्राइब्यूनल ने कहा था वो टैक्स अभी भी पेएबल होगा। ठीक है, हाँ स्टे मिल सकता है, ये हर दफ़ा होता है। कमिश्नर अपील के वक्त भी आपको याद होगा स्टे मिल सकता था और ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो जो है ओके। अब जो ना ये मैं पता था जो है स्टे मिल सकता है। सॉरी, दरमियान में एक मैसेज आया तो थोड़ी सी देर में ओके। अब स्टे जो मिलता है वो मिलता है 6 महीने के लिए। ठीक है, उर्दू लिख लें, पैसे देने पड़ेंगे या स्टे ले लें। अगर स्टे लेंगे तो 6 महीने में वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अगर स्टे जो है का 6 महीने की मुद्दत अभी बाकी है और केस का फैसला आ गया तो समझो स्टे ख़त्म। ठीक है, लेकिन अगर हाई कोर्ट ने पहले स्टे विड्रा कर लिया तो स्टे खत्म हो जाएगा। स्टे 6 महीने का मिलेगा, 6 महीने तक आपको पेमेंट का स्टे मिल सकता है। आप पेमेंट ना करें, अदरवाइज आपको पेमेंट करके जाना पड़ेगा। अगर स्टे ले लेते हैं तो कितने चलेगा, 6 महीने। ये पहले भी एक्सपायर हो सकता है, अगर यानी केस का फैसला आ जाए तो फिर तो स्टे रहेगा ही नहीं। और अगर हाई कोर्ट 6 महीने का स्टे 3 महीने में भी विड्रा कर लेते हैं तो विड्रा हो जाएगा। ओके। अच्छा, अब आखिरी बात कि भाई हाई कोर्ट कहती है कि पैसे टैक्स पेयर को वापस करो। ठीक है, इज इट मैंडेटरी टू कमिश्नर टू रिफंड? क्या कमिश्नर उसको फौरन वापस करेगा? यस। अगर एक जजमेंट आता है कि टैक्स पेयर को पैसे वापस करो, टैक्स पेयर से पैसे आपने ज़्यादा ले लिए हैं, तो कमिश्नर से कहेंगे कि भाई अभी अभी पैसे वापस करो। लेकिन अगर कमिश्नर सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहता है तो फिर कहेंगे रोक लो, पोस्टपोन कर देंगे। और जो है, लेकिन कमिश्नर ने अगर ये बेनिफिट लेना है कि वो रिफंड नहीं करना चाहता पैसे, वो टैक्स पेयर को पैसे रिफंड नहीं करना चाहता, हालांकि हाई कोर्ट ने कहा है पैसे रिफंड कर दो, और वो सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है, तो फिर जो है क्या करेगा, वो कमिश्नर अप्लाई करेगा 30 दिन के अंदर अंदर, जब उसको हाई कोर्ट का फैसला आया कि भाई जान इसको रिफंड करो पैसे टैक्स पेयर को। ओके, जो है अब रिफंड पोस्टपोन हो जाएगा जब तक सुप्रीम कोर्ट कमिश्नर की अपील नहीं सुन लेती। तो बड़ा मुख्तसर और आसान सा है, एक दफ़ा सुनेंगे आपको तैयार हो जाएगा। और जो है सुप्रीम कोर्ट के बारे में लिखा, सुप्रीम कोर्ट जो है इज़ द फाइनल फोरम जो है अपील का, और उसमें लिखा हुआ है ये हैज़ बीन ओमिटेड जो है फाइनेंस एक्ट 2005, क्योंकि ये पहले ही कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान में ऑलरेडी इंक्लूडेड था, तो अब ये नहीं है। लें जी, हम यहाँ पे सेकंड लास्ट टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। ये होता है कि अगर आप कमिश्नर अपील के पास गए हुए हैं या कमिश्नर जो है सॉरी एपलेट ट्राइब्यूनल इन एंड रेवेन्यू गए हुए हैं, या आप हाई कोर्ट में गए या सुप्रीम कोर्ट कहीं भी चल रहा है, ठीक है, तो कुछ शराइत को पूरा करके आप एक कमेटी बनाते हैं अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, यानी जिस तरह से पंचायत में नहीं ले जाते, वो आपको याद होगा। तो इस सूरत में आप जो है उस पंचायत के पास लेके जा सकते हैं अपना केस। उसके क्या क्या है जनाब, जो है जो एग्रीव्ड पर्सन है वो बोर्ड को कहता है कि जनाब अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी बनाए। ठीक है, एग्रीव्ड पर्सन जो है बोर्ड को अप्लाई करेगा डिस्प्यूट, लेकिन डिस्प्यूट क्या होना चाहिए, कम से कम 100 मिलियन का होना चाहिए, ऐसे नहीं बन जाएगा। या रिफंड हो 100 मिलियन का, या बहुत बड़े डिफॉल्ट सरचार्ज या पेनल्टी हो, या कोई बहुत बड़ा रिलीफ हो, तो फिर आपको क्या करेंगे, ये वाला आप फिर जो है केस ऑलरेडी किस में चल रहा हो कि जनाब किसी न किसी अपील, किसी कोर्ट
कमिश्नर अपील, एपलेट ट्राइब्यूनल, हाई कोर्ट, कहीं ना कहीं पे चल रहा हो, ठीक है, a case will not be referred to the board where the criminal proceeding has been initiated। आपने मनी लॉन्ड्रिंग की, ये देखे ना, ये जितनी भी है इन पे लोगों को सजाएं नहीं होती, कैद नहीं होता, जुर्माना नहीं होता, उम्र कैद नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ ये टैक्स वाले जो मामलात हैं इसमें जो है वो पैसा इन्वॉल्व होता है, आपको जुर्माना लगाते हैं, आपसे पैसे लेते हैं। लेकिन क्रिमिनल प्रोसीडिंग अगर हो गई शुरू, जैसे आपने टैक्स भी खाया है और साथ में मनी लॉन्ड्रिंग भी की है, तो वो क्रिमिनल केस है, वो वाला यहाँ पे नहीं सुना जाएगा। ओके, ठीक है। करना क्या है, ठीक है, टैक्स पेयर जो एप्लीकेशन देगा ना, ठीक है, उसके साथ जो है रेजोल्यूशन होगी कि जनाब जो है इसके बाद आप उससे पीछे नहीं हट सकते। तो आपने एक स्टेटमेंट जमा करानी है जो है कि मैं जनाब मैं इतने पैसे देना चाहता हूँ, बाज़ दफ़ा कहते हैं, बाज़ दफ़ा कहते हैं मेरी कमेटी बनाओ, मेरी जान छुड़ाओ। एक और, तो मेरा तो केस हाई कोर्ट में चल रहा है, मैं मेरी जान छुड़ाओ। किस तरह? तो बोर्ड जो है आपको 45 दिन, एप्लीकेशन के 45 दिन के अंदर अंदर एक कमेटी बनाएगा। ओके, एक पैनल बनाएगा और जो है बोर्ड एक पैनल देता है, ठीक है, और उसमें से चले आगे बढ़ते हैं। तो बोर्ड जो है वो क्या करेगा, बोर्ड में अपॉइंट कमेटी, पहली कौन से वाली, उसमें कौन शामिल होगा, चीफ कमिश्नर शामिल होगा, ये तो होगा ही होगा। दूसरा, पर्सन टू बी नॉमिनेटेड बाय द टैक्स पेयर फ्रॉम द पैनल नोटिफाइड। तो बोर्ड एक लंबी सी लिस्ट दे देगा, उसमें से टैक्स पेयर ने बंदे चुनने हैं कि जनाब कौन कौन से होने चाहिए। उसमें से सबसे पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा। कौन होगा जी? चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा। जब चार्टर्ड अकाउंटेंट आएगा तो उसके साथ यो ना हो तो फिर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट हो सकता है, या फिर एडवोकेट हो सकता है, कम से कम उसका 10 साल का एक्सपीरियंस हो टैक्सेशन का। तो 3 बंदों इनमें से, यानी बोर्ड ने एक लंबी सी लिस्ट दी है, ठीक है, और उसमें से, ठीक है, तो वो चुन रहा है बंदे। ओके, ठीक है। टैक्स पेयर जो है वो कोई सीए या एडवोकेट नहीं चुनेगा, ठीक है, अगर वो जो है उसका अपना एडवोकेट है या वो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है टैक्स पेयर का, वो टैक्स पेयर के मुकदमे में टैक्स पेयर की तरफ से पेश होता रहा है, तो वो वाला बंदा नहीं हो सकता, कोई और चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा, ठीक है। एक ए हो गया। बी, इनलैंड रेवेन्यू के ऑफिसर्स में जो है कम से कम 21वें स्केल से ऊपर हूं तो वो भी बंदा रखा जाएगा। कोई बिजनेसमैन जो है वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स वाले जो है ना, इंडस्ट्री जो है, तो वो एक रिप्यूटेबल बिजनेस मैन 1 2 3 इस तरह के बिठाएंगे जी, ठीक हो गया। फिर जनाब चौथे नंबर पे पर्सन टू बी नॉमिनेटेड थ्रू जो है उनकी रजामंदी से 1 and 2 ऊपर वाले जो है पैनल एज नोटिफाइड बाय द क्लास 2, ठीक है। तो इस तरह से ये कहने से मुराद यही है कि जो पर्सन टू बी नॉमिनेटेड थ्रू द, तो ये दोनों सारे मेंबर की रजामंदी से होंगे, 1 और 2 की रजामंदी से कोई और पर्सन भी वो किए जा सकते हैं। ओके, प्रोवाइडेड, ठीक है, अगर ये जो है अपॉइंट ना किए जा सके रजामंदी के साथ, तो ठीक है, तो बोर्ड में नॉमिनेट द मेंबर प्रपोज्ड बाय द टैक्स पेयर एलिजिबल टू नॉमिनेटेड अंडर क्लास 2। अगर ये कमेटी ना कर सकी तो फिर बोर्ड बताएगा कि कौन कौन से लोग इस कमेटी में शामिल होने चाहिए, ठीक है। हमें किसी हद तक समझ आ गई, ठीक है। जो है अगर अब जब कमेटी बन गई तो जो टैक्स पेयर था वो क्या करेगा, वो कमिश्नर, असिस्टेंट जो है एपलेट ट्राइब्यूनल, जहां जहां पे अपील चल रही है वहां से वो अपनी अपील को विदड्रा कर लेगा, कहेगा मैं जा रहा हूं एपलेट जो है अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। ओके, अच्छा, अब उसके बाद कमेटी जो है
वो प्रोसीडिंग स्टार्ट करेगी, ठीक है। और जब उसको क्या मिलेगा, वो के विड्रॉल का ऑर्डर मिलेगा। विड्रॉल कहाँ से, जहाँ पे केस पहले चल रहा था वो वहां से विड्रॉल का ऑर्डर किसके पास आ जाएगा, कमेटी के पास, ठीक है। लेकिन अगर विड्रॉल का ऑर्डर जो है 75 दिन के अंदर ना आया, कमेटी को ना मिला, तो कमेटी को ऐसा समझा जाएगा वो डिसॉल्व हो गई है, और फिर बस वहीं पे केस चलता रहेगा, ठीक है। से हाई कोर्ट में केस चल रहा था, तो उसने कहा जी कमेटी बनाओ, कमेटी बन गई है, लेकिन 75 दिन के अंदर उसने उधर से विड्रॉ नहीं किया, तो केस खत्म, ठीक है। अच्छा, अब जो है विड्रॉल का ऑर्डर जो है कम्युनिकेट किया जाएगा जो है उसको कमेटी को, और उसके बाद ये छठा नंबर ये है कि कमेटी जो भी डिसीजन करेगी, ठीक है, वो इनको इशू करेगी, फिर इंक्वायरी कंडक्ट करेगी, एक्सपर्ट ओपिनियन भी देख सकती है, ऑडिट भी कर सकती है, ठीक है। बस 120 दिन के अंदर अंदर उसने क्या करना है, अपनी अपॉइंटमेंट के 120 दिन के अंदर अंदर फैसला करना है। लेकिन अगर वो जो विड्रॉल का ऑर्डर था वो लेट हो गया, तो वो उसमें शामिल नहीं होंगे। यानी कमेटी बने और विड्रॉल का ऑर्डर 30 दिन बाद आया, तो वो 30 दिन शामिल नहीं होंगे। बनने के 120 दिन के अंदर अंदर फैसला करना है, लेकिन उसमें से वो जो विदड्रॉल का ऑर्डर आना था कि मैंने अपना केस जो है वो हाई कोर्ट से निकलवा लिया है, विड्रॉ करा लिया है, तो वो वाले दिन इसमें काउंट नहीं होंगे, ओके। क्या जो कमेटी का जो डिसीजन है, क्या वो प्रेसिडेंट बन सकता है, प्रेसिडेंट होता है? आपको पता है एक अदालत फैसला कर ले, यानी हाई कोर्ट ने फैसला किया, तो वो नीचे वाली कोर्ट पे बाइंडिंग हो जाता है कि ये देखें बिल्कुल ऐसा ही केस था, और ये देखें अब आप भी माने, ये प्रेसिडेंट नहीं बनेगा, ना उस केस के लिए, ना किसी और केस के लिए, ना किसी जो है किसी और टैक्स शेयर के लिए, कभी भी ये प्रेसिडेंट नहीं बनेगा, ओके जी। क्या जो टैक्स का स्टे लेना पड़ेगा? नहीं, टैक्स का स्टे नहीं लेना पड़ेगा। उस वक्त तक रिकवरी जो है वो जो है स्टे हो जाएगी, या तो कमेटी का डिसीजन आ जाए या वो डिसॉल्व हो जाए, तब तक आपसे पैसे नहीं मांगे जाएंगे, ठीक हो गया? हमें ये वाली बात भी समझ आ गई, ठीक है। क्या कमेटी का ऑर्डर जो है दोनों पे बाइंडिंग है? जी, बस कमेटी ने एक दफा कर लिया तो कमिश्नर और अग्रीव्ड पर्सन जो टैक्स पेयर था, जो रोता हुआ आया था, उस पे अब बाइंडिंग है, ठीक है। अगर कमेटी डिसाइड नहीं कर सकती 120 दिन के अंदर अंदर, तो बोर्ड जो है कमेटी को डिसॉल्व कर लेगा, और फिर जिस कोर्ट में फैसले पहले ऑलरेडी केस चल रहा था, तो वहां से नाउ इट विल बी एज्यूम्ड दैट अपील वाज पेंडिंग बिफोर द कोर्ट, तो वो कमिश्नर अपील के पास, एपलेट ट्राइब्यूनल के पास, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जहां वो पहले केस चल रहा था जित्थू दी खोती, हाँ, वो वाला हिसाब हो जाएगा, अगर ये कमेटी 120 दिन के अंदर फैसला नहीं करती। और जो है अगर कमेटी क्या हो जाए, डिसॉल्व हो जाए, तो बोर्ड क्या करेगा, जो है कम्युनिकेट करेगा डिसोल्यूशन ऑर्डर के मैंने डिसॉल्व कर दिया है, जहां पे केस चल रहा था उसको। एग्रीव्ड पार्टी भी डिसोल्यूशन का ऑर्डर उसको अपील जो है कम्युनिकेट करेगी, तो बोर्ड ने भी बताना है, यानी हाई कोर्ट में केस चल रहा था तो हाई कोर्ट को बताना है कि कमेटी डिसॉल्व हो गई है, और एग्रीव्ड पर्सन ने भी हाई कोर्ट को बताना है, ठीक है, कि जनाब कमेटी डिसॉल्व हो गई है, ठीक है, ओके। अच्छा, टैक्स की पेमेंट, हाँ जी, टैक्स की पेमेंट करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी? द एग्रीव्ड पर्सन मे पे टैक्स एज डिसाइडेड बाय द कमेटी, ठीक है, जैसे ऊपर कमेटी ने कहा टैक्स पे करो, और पिछले सारे डिसीजन और ऑर्डर्स अगेंस्ट हिम सेल स्टैंड चेंज्ड। वो जो कमिश्नर अपील वाले थे, जो भी उसके खिलाफ फैसले आए कमिश्नर के थे, वो सारे खत्म हो गए, अब कमेटी का फैसला हतमी होगा। चले, हमें समझ आ गई। ले जी आगे, कमेटी का जो रेमुनरेशन, ये जो इतने बड़े बड़े लोग, चीफ कमिश्नर, ये वो जो है, ये जो आएंगे, तो इसका कम्युनिकेशन, सॉरी, ये कुछ पैसे भी लेंगे, आने जाने, खाना पीना, चाय बिस्किट, तो वो बोर्ड बताएगा, ठीक है, कि भाई इनका रेमुनरेशन कितना रखना है। रूल कौन बनाता है? ठीक है, तो बोर्ड ही बनाता है इनके रूल। ले जी, ये वाला हमारा सेक्शन भी जो है वो हो गया, ओके। अब सेक्शन है 136 बर्डन ऑफ प्रूफ। अगर टैक्स पेयर अपील में जाता है तो
अगर वो असेसमेंट है यानी पैसे का मामला है, ठीक है, तो जो है टैक्स पेयर ने प्रूव करना है कि जनाब ये असेसमेंट ठीक नहीं थी, ठीक है। और कोई भी दूसरा केस हो तो टैक्स पेयर के पे बर्डन ऑफ प्रूफ होता है, उसने ये साबित करना होता है कि जनाब केस ठीक नहीं था। लेकिन जी आखिरी टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है और असेसमेंट गिविंग इफेक्ट टू एन ऑर्डर। असेसमेंट गिविंग एन इफेक्ट टू एन ऑर्डर। किसी एपलेट ट्राइब्यूनल ने, किसी हाई कोर्ट ने, किसी ट्राइब्यूनल ने कोई फैसला सुनाया और कमिश्नर को कहा कि अब जाके चेंज करो, तो उसको कहते हैं अपील इफेक्ट ऑर्डर। जरा पढ़ते हैं, व्हाट इज दिस ऑर्डर। अ टैक्स पेयर फाइल्ड रिटर्न कितने की, 6 लाख की। उसकी जो अज्यूम्ड असेसमेंट मांग ली गई कि जनाब 6 लाख की। अब जैसे रिटर्न फाइल करते हैं तो वो फौरी तौर पर असेसमेंट आ जाती है, अज्यूम्ड असेसमेंट, ठीक है। ऑडिट स्टार्ट हुआ, शोकाज नोटिस आया, कमिश्नर ने कहा 9 लाख रुपए दो। उसने कितने की रिटर्न फाइल की थी, 6 लाख की। कमिश्नर कहता है 9 लाख रुपए दो। तो टैक्स पेयर ने अपील फाइल की, केस जो है वो हाई कोर्ट में चल रहा है। हाई कोर्ट वाले कहते हैं चलो 8 लाख रुपए दो। तो कमिश्नर और टैक्स पेयर, ठीक है, जो है आगे अब सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाना चाहते, तो कमिश्नर अब नया असेसमेंट ऑर्डर इशू करेगा, उसको कहेंगे अपील इफेक्ट ऑर्डर। उसको क्या कहेंगे, ठीक है, अपील इफेक्ट ऑर्डर। ये हमें बात समझ आ गई कि उसने 6 लाख की रिटर्न की और फिर ऑडिट हुआ तो वो कहते हैं 9 लाख रुपए दो। हाई कोर्ट वाले कहते हैं जनाब 8 लाख दो। दोनों ने फैसला मान लिया। तो अब कमिश्नर एक नई असेसमेंट जारी कहेगा, इसको कहेंगे अपील इफेक्ट ऑर्डर। ओके, टाइम लिमिट फॉर अपील इफेक्ट ऑर्डर। सेक्शन चल रहा है हमारा 124। क्या है जनाब, वे जो असेसमेंट जो है अपील इफेक्ट ऑर्डर पे आई है, और ठीक है अपील इफेक्ट ऑर्डर आया है, ठीक है, तो जनाब जब भी अपील इफेक्ट ऑर्डर आए, ठीक है, वेयर द असेसमेंट ऑर्डर इज टू इशू आफ्टर अपील जो है अपीलेट या कोर्ट कोई भी ऑर्डर, द कमिश्नर शैल इशू अपील इफेक्ट ऑर्डर विद इन 2 years from the financial year in which appeal order was served। लें जी, नीचे एक छोटी सी कहानी बनी हुई है, उधर वो करते हैं कि जनाब 2011 में उसने रिटर्न फाइल की, 2012 में जो है अमेंडेड असेसमेंट 9 लाख की, उसने 6 लाख की रिटर्न फाइल की, 9 लाख कहते हैं पे उसने कमिश्नर अपील के पास फाइल दी, कमिश्नर ने डिसीजन किया, फिर अपील एपलेट ट्राइब्यूनल में चली गई। एपलेट ट्राइब्यूनल ने कहा 9 लाख रुपए दो, जी 9 लाख रुपए, ठीक है। तो किस में जनाब, ये मई में फैसला आया, जून खत्म होगा, इसके बाद 2 साल है किसके पास, बाई दिस डेज कमिश्नर शुड इशू असेसमेंट ऑर्डर अंडर 9 लाख। ये क्या कहलाएगा, अपील इफेक्ट ऑर्डर। हमें समझ आ गई। आप इसको दोबारा से पढ़ सकते हैं कि जनाब अगर फैसला आ गया तो अब 2 साल के अंदर अंदर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच अपील ऑर्डर इज सर्व्ड। तो ये मैंने आपको नीचे कहानी से बता दिया। फिर एक और पढ़ते हैं, टाइम लिमिट ऑफ अपील इफेक्ट ऑर्डर इन विच डायरेक्ट रिलीफ इज प्रोवाइडेड। जनाब उसने कहा था 6 लाख, कमिश्नर ने कहा 9 लाख रुपए दो। आगे कोर्ट ने कहा नहीं जी, उसने अपील फाइल की तो कोर्ट ने कहा नहीं 6 लाख ही होंगे, ठीक है। लेकिन अमेंडेड असेसमेंट तो 9 लाख की आ गई थी ना। इसका केस जरा पढ़ते हैं, ठीक है। ये देखिए 2011 में रिटर्न फाइल की 6 लाख की, अमेंडेड असेसमेंट आ गई 9 लाख की। हाई कोर्ट ने 1/3/2014 को क्या किया है, डिसाइड किया है कि जनाब 6 लाख, और कमिश्नर को जो है वो क्या किया है, ऑर्डर किया है कि तुमने, उस बेचारे ने 6 लाख कहा था, तुमने 9 लाख रुपए कर दिए, ऊपर वाले 3 लाख रुपए तुमने ज्यादा लेके उसने 6 लाख रुपए किए थे ना। कमिश्नर ने कितने किए,
9 लाख रुपए, कमिश्नर कहेगा तुमने 6 लाख रुपए पहले दिए हुए हैं, ऊपर वाले 3 जमा कराओ। जब वो गए हाई कोर्ट में 1/3/2014 को, ठीक है, क्या हो गया, कोर्ट ने कहा 6 लाख ही होंगे, ऊपर वाले 3 लाख रुपए बेचारे से तुमने गलत ले लिए, अभी उसको रिफंड करो। तो वो रिफंड 2 महीने के अंदर अंदर देना होगा। ले जी, फैसला कब हुआ? 1/3/2014 को। जी ठीक है, फैसला हो गया। और 1/5/2014 को बाई दिस डेज कमिश्नर शैड इशू द असेसमेंट ऑर्डर और रिफंड भी दे। ये वाली बात समझ आ गई, 2 बातें समझ आ गई। वैसे कोई फैसला आए तो जिस साल फैसला आए उसके एंड से आगे 2 जो है साल हैं, 2 फाइनेंशियल ईयर उसमें करना होता है। लेकिन अगर कोई डायरेक्ट रिलीफ मिल जाए, ठीक है, कौन से वाला? डायरेक्ट रिलीफ, तो फिर जिस दिन ऑर्डर आया, ठीक है, तो जो है अब कमिश्नर अपील इफेक्ट ऑर्डर कब इशू करेगा? 2 महीने के अंदर अंदर। ओके, हमें समझ आ गई। आगे चलते हैं। टाइम लिमिट व्हेन इशूइंग ऑर्डर बाय द कमिश्नर इन केस ऑफ असेसमेंट इज सेट असाइड। कमिश्नर जो है उसने जनाब 6 लाख की रिटर्न की, कमिश्नर ने अमेंडेड असेसमेंट कर दी 9 लाख की। अब परेशान है, उसने अपील फाइल की, तो उधर जज कहता है तुम्हारा दिमाग खराब है, ये क्या करके लाए हो, दोबारा जाके इसका ऑडिट करो। ये जो तुमने 9 लाख की अमेंडेड असेसमेंट किया, इसको मैं सेट असाइड कर रहा हूँ, खत्म कर रहा हूँ। तो इस सूरत में जिस साल ऑर्डर आएगा उसके 1 साल के अंदर अंदर क्या करना होगा? फैसला वो जो है अपील इफेक्ट ऑर्डर देना होगा। ये देख, 6 लाख की रिटर्न की 11 में, ठीक है जनाब। फर्स्ट असेसमेंट कितने की आई? 9 लाख की। हाई कोर्ट ने सेट असाइड कर दी अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर। उसने कहा कोई 9 लाख नहीं है, दोबारा जाओ, इस मैं सारी असेसमेंट को जो है सेट असाइड करता हूं, जाओ दोबारा जाके इसका केस चलाओ। तो ऐसी सूरत में ये 2030/6/2014 को साल खत्म होगा और जनाब 30/6/2015 तक कमिश्नर ने इसके अगेंस्ट क्या करना है? ऑर्डर इशू करना है। ठीक हो गया। चले जनाब ऊपर चलते हैं हम, ठीक है, ये वाली बात भी हमें समझ आई। तो ये हाँ ठीक है, ये वाला दूसरा पॉइंट भी हो गया। तीसरा, जब असेसमेंट जो है वो सेट असाइड हो जाए या कम ज्यादा हो, ठीक है, तो प्रोसीडिंग में कमेंस फ्रॉम नेक्स्ट स्टेज इट विल वेयर द जो है where an assessment order has been set aside या modified, proceeding may commence from next day it would not be necessary। अब उन्होंने set aside कर दी, अब तो दोबारा से नोटिस इशू करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये नहीं होगा, यानी कमिश्नर को कहते हैं दोबारा से जाके इसका सारा काम करो। तो कमिश्नर ने अगर पहले कोई नोटिस इशू किया हुआ है तो दोबारा इशू करने की जरूरत नहीं है। और अगर उस बंदे ने पहले रिटर्न फाइल की हुई है तो उसी को चेक करो, दोबारा रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, मैं दोबारा बताता हूँ। एक बंदे ने रिटर्न फाइल की, उस पर असेसमेंट आ गई, कौन से वाली? अमेंडेड, ठीक है, वो अमेंडेड असेसमेंट आ गई। वो कहते हैं 9 लाख रुपए जमा कराओ। अपील में चले गए, अपील में जाके हाई कोर्ट पे जब पहुंचे, उसने ये जो 9 लाख वाली अमेंडमेंट थी इसको सेट असाइड कर दिया, खत्म। वो कहते हैं दोबारा जाके करो, सारा केस दोबारा करो। अजीब सा केस बना के लाए हो। तो वो जनाब ये जो अब दोबारा से नोटिस भेजने की जरूरत नहीं है, दोबारा से रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है, बल्कि कमिश्नर जो रिकॉर्ड पड़ा होगा वो उसको देखेगा और कुछ अगर और रिकॉर्ड चाहिए होगा तो रिकॉर्ड मंगवा लेगा। दोबारा से जीरो से स्टार्ट करने की जरूरत नहीं। यहाँ पर इफ ड्यू टू एन एपलेट ऑर्डर जो है, अगर इनकम रिक्लासीफाई हो गई, यानी बिजनेस इनकम थी उसको लेके जाना था प्रॉपर्टी इनकम में, तो फ्रॉम द टैक्सेबल इनकम टैक्स पेयर फ्रॉम ईयर टू वन अदर, एक साल से दूसरे साल में जा सकती है, जो है एक टैक्स पेयर से दूसरे टैक्स पेयर की इनकम में भी जा सकती है। द असेसमेंट ऑर्डर इशूड फॉर वन टैक्स पेयर या 1 ईयर इज अज्यूम्ड टू हैव बीन इशूड एज अ रिजल्ट ऑफ द ऑर्डर ऑफ
जनाब एपलेट अथॉरिटी। तो इसमें कहना ये चाहता है, कंफ्यूजिंग सा पॉइंट है, सिंपल ये कहना चाहता है कि अगर कोई साल चेंज होता है या एक बंदे की इनकम नहीं बल्कि दूसरे बंदे की इनकम होगी तो ऐसा समझा जाएगा उनको भी ऑलरेडी नोटिस इशू हो चुका है। वेयर द अपील इफेक्ट ऑर्डर is to be issued, general time limit for issuing the assessment order shall not apply। वो जो 1 साल वाली अप्लाई वो फलां होती है, ठीक है, तो उनके लिए जनरल लिमिट नहीं है, उनके लिए ऊपर वाली लिमिट बस दी गई है, ठीक है। ओके, हमें ये वाली बात समझ आ गई। काफ़ी हद तक हमारा मेरे ख्याल में 1-2 के अलावा ये हमारा सारा जो है चैप्टर हो गया है। कोई आपको प्रॉब्लम हो तो मेरे साथ आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं जैसे जैसे कहता गया आपने बस उर्दू में लिख लेना है, कुछ समझ ना आए तो मुझसे पूछ लीजिएगा। आपका ये चैप्टर भाई कंप्लीट।